हेलो एवरीबॉडी, मैं डॉक्टर तौफीक हुसैन, एसोसिएट प्रोफेसर इन हायर एजुकेशन। आज हम राजस्थान के किसान आंदोलन के विषय में चर्चा करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि किसान आंदोलन से तात्पर्य किसानों का जागीरदार या सामंत या सरकार के विरुद्ध जो असंतोष था, उस असंतोष के विरुद्ध राजस्थान के किसानों ने जो आंदोलन किए उन्हें किसान आंदोलन कहा जाता है। और ये जो किसान आंदोलन हुए राजस्थान में, उसमें जो प्रथम किसान आंदोलन है वो मेवाड़ की महाराणा फतेह सिंह के शासन काल में 22 जून 1880 को चित्तौड़गढ़ के रश्मि परगना गांव में स्थित जो मार्तकुंडिया नामक स्थान है, वहाँ के जाट किसानों ने सर्वप्रथम आंदोलन किया। और यह आंदोलन है वो भूराजस्व व्यवस्था के विरुद्ध एक आंदोलन था, लेकिन इस आंदोलन को 1 माह के पश्चात ही है दबा दिया गया। तो राजस्थान का प्रथम जो किसान आंदोलन है वो चित्तौड़गढ़ के मार्तकुंडिया नामक स्थान पे हुआ। 1 महीने तक ये आंदोलन चला। लेकिन जहाँ तक राजस्थान के किसान आंदोलन का प्रश्न है, राजस्थान का जो प्रथम संगठित किसान आंदोलन है वो बिजोलिया के किसान आंदोलन को माना जाता है। राजस्थान का जो प्रथम किसान आंदोलन है वो मार्तकुंडिया चित्तौड़गढ़ का जबकि प्रथम वेल ऑर्गेनाइज जो किसान आंदोलन है वह आंदोलन है वो बिजोलिया का किसान आंदोलन को माना जाता है। और ये जो किसान आंदोलन है न केवल प्रथम संगठित आंदोलन था, अपितु राजस्थान में सबसे लंबा चलने वाला आंदोलन था, जो कि 1897 से 1941 तक अर्थात 44 वर्षों तक चला। और ये जो किसान आंदोलन है वो इतना लंबा चलने के पश्चात भी एक अहिंसात्मक आंदोलन था। अर्थात ये किसान आंदोलन है वो प्रथम संगठित सबसे लंबा और अहिंसात्मक आंदोलन है की संज्ञा है इस आंदोलन को दी जाती है। जहाँ तक इस आंदोलन की हम बात करें कि ये आंदोलन बिजोलिया नामक स्थान से प्रारंभ हुआ। और जैसा कि आप बिजोलिया के विषय में जानते हैं कि इसको प्राचीन काल में विजयवल्ली कहा जाता था और ये वर्तमान में भीलवाड़ा में स्थित है। और ये मेवाड़ का प्रथम श्रेणी का ठिकाना वो माना जाता है। सदर मुकाम कहें या इसको प्रथम श्रेणी का ठिकाना माना जाता है। और इस ठिकाने की जो स्थापना है वो अशोक परमार नामक व्यक्ति को जाती है, जो गजनेर के रहने वाले थे। तो इस ठिकाने के संस्थापक अशोक परमार थे। और अशोक परमार को, क्योंकि अशोक परमार ने जो खनवा का युद्ध हुआ था बाबर और राणा सांगा के बीच में 1527 में, उसमें अशोक परमार ने राणा सांगा को सहयोग दिया था। इसलिए राणा सांगा ने प्रसन्न होकर के ये बिजोलिया की जो ऊपरमाल की जो जागीर है, अर्थात जो बिजोलिया का जो पहाड़ी इलाका है उसको ऊपरमाल कहा जाता था, वो अशोक परमार को दे दिया। इस प्रकार हम कहें कि जो बिजोलिया का जो प्रथम श्रेणी का जो ठिकाना था, जिसके संस्थापक है वो अशोक परमार को है वो माना जाता है। तो बिजोलिया का जो ठिकाना है उसके अंतर्गत है जो उस समय मेवाड़ के अंदर जो 16 ठिकाने थे, उन 16 ठिकानों के अंदर ये भी एक प्रथम श्रेणी का ठिकाना, 16 प्रथम श्रेणी के ठिकाने थे मेवाड़ में, मेवाड़ रियासत में। उसमें बिजोलिया है वो प्रथम श्रेणी का ठिकाना था, जिसमें 79 गांव आते थे। और इस बिजोलिया नामक जो गांव है, ये जो स्थान है, इसकी भौगोलिक स्थिति है वो विशिष्ट थी। ये एक और कोटा, बूंदी, ग्वालियर और मेवाड़ उससे घिरा हुआ था। इसलिए मोबिलिटी की दृष्टि से है ये काफ़ी भौगोलिक दृष्टि से एक अच्छा स्थान कहा जा सकता है। तो बिजोलिया का जो किसान आंदोलन, जैसे मैंने आपको बताया कि
जो राजस्थान का जो किसान आंदोलन, प्रथम किसान आंदोलन है, वो मार्तकुंडिया चित्तौड़गढ़ के जाटों ने किया, जबकि राजस्थान का प्रथम संगठित आंदोलन है वो बिजोलिया का किसान आंदोलन था। और ये जो आंदोलन है, इस आंदोलन या जो भी हम किसान आंदोलन की हम बात करें, उन आंदोलन का प्रारंभ होने का जो प्रमुख कारण था वो अत्यधिक लगान था, लाग बाग था, बेड़ बेगार था और लाटा कुंता पद्धति थी। इस कारण से जो किसानों का जनता के प्रति असंतोष था। अत्यधिक लगान का मतलब भू राजस्व की दर है वो 50% तक थी, जो कि जो किसान भूमि उपजाते थे उसका आधा प्रतिशत है वो लगान के रूप में देना पड़ता था। न केवल लगान, इसके अलावा लगान के अलावा है वो जागीरदारों को जो अतिरिक्त विभिन्न प्रकार के जो कर देने होते थे उसको लाग बाग कहा जाता था। और इस समय बिजोलिया के अंदर 84 प्रकार के कर है वो प्रचलित थे। इसके अलावा बेट बेगार भी थी, अर्थात लाग बाग और भू राजस्व के अतिरिक्त है बिना कोई पारिश्रमिक दिए है वो जो काम कराया जाता था उसको बेट बेगार कहा जाता था। इसके अतिरिक्त भू राजस्व वसूल करने की जो पद्धति थी जिसको लाटा कुंता पद्धति कहा जाता था, अर्थात लाटा का तात्पर्य ये था कि खलिहान के अंदर है वो फसल पड़ी है, उसका बंटवारा किया जाता था। उसका आधा भाग है वो किसान को दिया जाता था, आधा भाग सरकार ले लेती थी या सामंत ले लेते थे। और खड़ी फसल का जो बंटवारा होता था अनुमान के आधार पर उसको कुंता कहते थे। और ऐसी स्थिति इस लाटा कुंता पद्धति के कारण से है वो भू राजस्व का काफ़ी हिस्सा है वो सामंत के पास है वो चला जाता था। तो इस प्रकार किसानों के अंदर है वो लाग बाग, बेड़ बेगार, अत्यधिक लगान, लाटा कुंता पद्धति जो भू राजस्व वसूल करने की पद्धति थी उनके प्रति है वो किसानों में असंतोष था। और ये असंतोष है वो सर्वप्रथम, जैसे मैंने आपको बताया, चित्तौड़गढ़ के किसान आंदोलनों ने चित्तौड़ के जाट किसानों ने है वो प्रदर्शित किया 22 जून 1880 को। लेकिन जो वेल ऑर्गेनाइज जो किसान आंदोलन है वो भरतपुर के बिजोलिया के किसानों को है वो जाता है। और बिजोलिया का जो किसान आंदोलन है वो 1897 में प्रारंभ होता है, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि बिजोलिया के किसानों और जो किसानों के साथ साथ जो उनके जो जागीरदार हैं उनके जो संबंध हैं वो प्रारंभ के अंदर है, हम ये कहें कि 1894 तक है। एक तरह से स्थिति है वो ठीक थी किसानों और जागीरदार के बीच में। हम कहें कि राव केशव दास के समय के अंदर है तक ठीक थी। केशव दास से लेकर के है हम कहें कि गोविंद दास तक है जो बिजोलिया के जागीरदार हुए, उस समय तक किसानों और जागीरदारों के संबंध ठीक थे, क्योंकि केशव दास ने जो मराठों ने बिजोलिया पे अधिकार कर लिया था उससे उनको मुक्त करवाया था। तो इस कारण से क्या है कि किसानों और सामंतों के संबंध है वो ठीक थे, और ये संबंध है वो बिजोलिया का जागीरदार गोविंद दास तक अच्छे रहे। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि 1894 में एक घटना घटित होती है कि सामंत गोविंद दास है उसकी मृत्यु हो जाती है। और गोविंद दास की मृत्यु के पश्चात है वो बिजोलिया का जो जागीरदार है, नया जागीरदार है, वो कृष्ण सिंह है जिसको किशन सिंह कहा जाता है, वो बिजोलिया के 1894 के अंदर है वो नए जागीरदार है, वो किशन सिंह है वो बनते हैं। जब किशन सिंह बिजोलिया के नए जागीरदार बने तो उन्होंने क्या किया, किशन सिंह ने है वो बिजोलिया के किसानों पर है वो 84 प्रकार के कर लगा दिए और लगान की दर है वो अत्यधिक बढ़ा दी, और भू राजस्व है वो भी नकदी लेना प्रारंभ कर दिया। लाटा कुंता पद्धति है उसको लागू कर दिया। तो और बेट बेगार है वो लेना प्रारंभ कर दिया। तो ऐसी स्थिति में यहाँ के जो धाकड़ जाति के किसान थे, बिजोलिया के जो ज़्यादातर किसान थे, ज़्यादातर जनसंख्या धाकड़ जाति के किसानों की थी, तो धाकड़ जाति के जो किसान हैं उन्होंने उनका और सामंतों के बीच में जो संबंध है वो एक प्रकार से ख़राब हो गया।
ख़राब होने का मतलब है कि उनके जो कृष्ण सिंह और जो कृष्ण सिंह है और जो किसान है, बिजोलिया के जो झाकर जाति के किसान हैं, उनके संबंध वो ख़राब हो गए। और ये जो संबंध ख़राब हो गए तो ऐसी स्थिति में एक तरह से जो असंतोष था, इस असंतोष का प्रकटीकरण है वो 1897 के अंदर होता है। बिजोलिया के किसानों का जो असंतोष है वो उसका प्रकटीकरण है वो 1897 में होता है, क्योंकि 1897 के अंदर एक घटना घटित होती है कि गिरधारीपुरा नामक जो गांव है, वहाँ पर गंगाराम धाकड़ नामक जो व्यक्ति की मृत्यु भोज पर जो बिजोलिया के किसान एकत्रित होते हैं, तो वहाँ वे अपने जो राव कृष्ण सिंह के द्वारा किए गए जो अत्याचार हैं उसके आपस में चर्चा करते हैं। और यहीं जब चर्चा करते हैं तो यहीं साधु सीताराम दास थे जो पुस्तकालय अध्यक्ष थे, वो भी वहाँ पहुँच जाते हैं, उस चर्चा के अंदर है। और वहाँ किसान हैं, वहाँ जो किसान एकत्रित हुए थे वो ये निर्णय लेते हैं कि बिजोलिया के जो जागीरदार जो कृष्ण सिंह हैं, जिन्होंने अनेक प्रकार की लागतें, बेड बेगार, लाटा कुंता पद्धति लागू कर दी है जिससे किसानों की स्थिति खराब है, इसकी शिकायत करने के लिए है वो नानजी पटेल और ठाकरी पटेल है, उनको मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह के पास भेजेंगे। और इस जो मृत्यु भोज के अवसर पर जो निर्णय हुआ उसके अनुसार नानजी पटेल और ठाकरी पटेल है, उन दोनों किसानों को है वो मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह के पास है वो उदयपुर भेजा गया। लेकिन काफ़ी समय तक है नानजी पटेल और ठाकरी पटेल को महाराणा फतेह सिंह से मिलने नहीं दिया गया। लगभग 6 महीने बाद में जब मिले तो फतेह सिंह ने जो बिजोलिया के जो किसान हैं वो वास्तव में है वो बिजोलिया के किसानों पर अत्याचार कर रहा है, इसकी जांच करने के लिए जो हामिद हुसैन नामक जो एक जो व्यक्ति है उसको एक प्रकार से है वो जांच कमेटी के रूप के अंदर है वो नियुक्त कर दिया गया। हामिद हुसैन ने है वो जो जांच कमेटी अपनी जांच जो रिपोर्ट दी, उस जांच रिपोर्ट के अंदर है उन्होंने एक प्रकार से जो हामिद हुसैन है उसने अपनी जांच में कहा कि वास्तव में जो बिजोलिया के जो किसान है वो जो बात कर रहे हैं, अपनी शिकायत कर रहे हैं वो सही है। लेकिन लेकिन उसके पश्चात भी है वो महाराणा जो फतेह सिंह है, उन्होंने एक चेतावनी दे करके ये राव कृष्ण सिंह को चेतावनी दी, उस पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। ऐसी स्थिति के अंदर क्या है कि राव कृष्ण सिंह के हौसले और बढ़ गए और उन्होंने नानजी पटेल और ठाकरी पटेल है उनको एक प्रकार से क्या है कि बिजोलिया से वो निष्कासित कर दिया कि आपने हमारी शिकायत की है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि बिजोलिया के किसानों के द्वारा अपने सामंत कृष्ण सिंह के खिलाफ जो किया गया जो आंदोलन था वो एक प्रकार से उसका जो प्रथम प्रयास है वो असफल हो जाता है। और इस किसान का जो आंदोलन जो असफल रहा उससे राव कृष्ण सिंह के हौसले और अधिक बढ़ जाते हैं और वो बिजोलिया के किसानों को दंडित करने के लिए है सर्वप्रथम नानजी पटेल और ठाकरी पटेल को है वो उपरमाल की जागीर से है वो निर्वासित कर दिया। और 1903 के अंदर उसने बिजोलिया की जनता पर है एक नया प्रकार की है एक लागत लगा दी या नए प्रकार का कर लगा दिया और उस कर को चौरी कर कहा जाता था। तो राव कृष्ण सिंह के द्वारा बिजोलिया के किसानों पर पहले से ही बिजोलिया के किसानों पर विभिन्न प्रकार के करों से वो परेशान थे। अब एक नए प्रकार का जो कर चौरी कर लगा दिया और इस चौरी कर के अनुसार जो प्रत्येक किसान को जो अपनी लड़की की शादी करनी होती थी उसके अवसर पर 5 रुपये है वो ठिकाने को देना होता था। तो ये जो चौरी कर लगाया तो उस चौरी कर का जो नेचुरली है बिजोलिया के किसानों ने इस चौरी कर का विरोध किया। लेकिन एक तरह से राव कृष्ण सिंह का इस पर कोई असर नहीं पड़ा और लगभग 200 किसान है वो अपनी शिकायत करने के लिए गए, लेकिन जब कोई असर नहीं पड़ा तो ऐसी स्थिति में बिजोलिया के किसानों ने अपनी भूमि को जोतने से इनकार कर दिया और ग्वालियर की तरफ चले गए।
ऐसी स्थिति में राव कृष्ण सिंह और बिजोलिया के किसानों के बीच में एक समझौता हुआ और उस समझौते के अंतर्गत है उन्होंने चौरी कर है उसको थोड़ा कम कर दिया और जो जो भू राजस्व की दर है उसको भी कम कर दिया। तो ये एक तरह से बिजोलिया के किसानों की प्रथम सबसे बड़ी सफलता है वो कही जा सकती है। लेकिन जो राव कृष्ण सिंह है उसकी है वो मृत्यु हो जाती है 1906 में और उनकी मृत्यु के पश्चात है वो पृथ्वी सिंह अब बिजोलिया का जागीरदार बनता है, क्योंकि कृष्ण सिंह है उसके कोई पुत्र नहीं था। ऐसी स्थिति में भरतपुर के कामा से है वो पृथ्वी सिंह को लाया गया और पृथ्वी सिंह को है वो बिजोलिया का जागीरदार बनाया गया। पृथ्वी सिंह ने क्या है कि जो राव कृष्ण सिंह ने जो चौरी कर वगैरह और भू राजस्व की दर कम की थी उसको वापस समाप्त कर दिया और न केवल समाप्त कर दिया अपितु उसने बिजोलिया के किसानों पर पृथ्वी सिंह ने एक नया प्रकार का कर और लगा दिया जिसको तलवार बंदाई कहा जाता था या जिसको उत्तराधिकार शुल्क कहा जाता था। अर्थात कोई भी नया जागीरदार जब बनता था तो ऐसी स्थिति में उसको ठिकाने को है वो उसको उत्तराधिकार शुल्क देना होता था और ये जो टैक्स है वो पृथ्वी सिंह ने जनता पे लगा दिया। तो जनता पहले से विभिन्न प्रकार के करों से परेशान थी, चौरी कर भी था, विभिन्न प्रकार की लागतें थी, अब एक नया प्रकार का कर लगा दिया तो किसानों पर इतना अधिक कर था कि वो विभिन्न प्रकार के कर और तलवार बंदाई देने के अंदर है वो एक तरह से असफल थे। तो ऐसी स्थिति के अंदर क्या है कि इस समय है वो बिजोलिया के किसानों का जो नेतृत्व जो है करने के लिए है वो जो आपका जो साधु सीताराम दास, ब्रह्मदेव और फतेहकरण चारण है कि 3 व्यक्ति हैं वो बिजोलिया के किसानों का नेतृत्व करने के लिए है वो आते हैं और वो बिजोलिया के किसान जो पृथ्वी सिंह ने जो विभिन्न प्रकार के कर लगाए उनका जो विरोध करते हैं। और जब विरोध किया उन्होंने 1913 के अंदर है उसका जो विरोध किया और उन्होंने कहा कि जो एक तरह से है वो भूमि ठिकानों को है वो भूमिकरण नहीं देंगे। तो ऐसी स्थिति के अंदर क्या है कि जो पृथ्वी सिंह है उसने साधु सीताराम जो आपका फतेहकरण चारण, ब्रह्मदेव है उनको बिजोलिया से निष्कासित कर दिया और साधु सीताराम दास है उसको पुस्तकालय की नौकरी से है वो बर्खास्त कर दिया। लेकिन इसी समय 1914 के अंदर है वो पृथ्वी सिंह की है वो मृत्यु हो जाती है और पृथ्वी सिंह की मृत्यु के पश्चात बिजोलिया का नया जागीरदार है वो केसरी सिंह है वो बनता है, पृथ्वी सिंह का लड़का जो केसरी सिंह नाबालिग था। तो ऐसी स्थिति में मेवाड़ सरकार ने जो बिजोलिया का जो ठिकाना था उसको कोर्ट ऑफ वार्ड्स अर्थात मुंशीपरात रख दिया गया और इसके अंतर्गत है अमर सिंह राणावत और डूंगर सिंह भाटी है उसको इसकी सहायता के लिए वो नियुक्त कर दिया गया। इन्होंने बिजोलिया के किसानों को है वो विभिन्न प्रकार की सहायता दी लेकिन इसको है वो लागू नहीं किया गया। तो इस तरह से क्या है कि इस समय न केवल इसको लागू नहीं किया गया, किसानों को रियायतें नहीं दी गई, अपितु 1914 के अंदर क्या है कि प्रथम विश्व युद्ध छिड़ गया और प्रथम विश्व युद्ध छिड़ने के कारण से क्या है कि अब बिजोलिया के किसानों पर एक नया कर है वो जिसको युद्ध कर कहा जाता था वो नया युद्ध कर है वो लगा दिया। तो कहने का जो तात्पर्य है कि 1914 तक है जो बिजोलिया के किसानों का जो आंदोलन चला या 1916 तक या 1915 तक की हम बात करें कि बिजोलिया के किसानों का जो आंदोलन का जो प्रथम चरण है वो प्रारंभ में स्थानीय जनता के द्वारा चलाया गया, स्थानीय किसानों के द्वारा चलाया गया जो कि एक प्रकार से प्रारंभ में असफल रहा। फिर साधु सीताराम दास, ब्रह्मदेव और फतेहकरण चारण ने इसका नेतृत्व संभाला लेकिन उनको भी है उनके आंदोलन का भी दमन कर दिया गया। तो इस तरह से जो प्रथम चरण में बिजोलिया के किसानों को है वो विशेष सफलता है वो नहीं मिलती है और इसके पश्चात बिजोलिया का जो किसान आंदोलन है वो को सौभाग्य से है वो विजय सिंह पथिक है उसका नेतृत्व है वो प्राप्त होता है। तो विजय सिंह पथिक है वो एक प्रकार से यूपी के बुलंदशहर के रहने वाले थे और एक प्रकार से वो क्रांतिकारी गतिविधियों
में व्यस्त थे, सचिन सान्याल वगैरह है, उनके नेतृत्व के अंदर है वो विभिन्न प्रकार की क्रांतिकारी गतिविधियां गुप्त रूप में कर रहे थे। और उनका जो वास्तविक नाम था वो भूप सिंह था, लेकिन उन्होंने जब उन्होंने सचिन सान्याल और रासबिहारी बोस के संपर्क में आए तो वो क्रांतिकारी गतिविधियों में पार्टिसिपेट करने लग गए और उनको राजस्थान के अंदर जो गोपाल सिंह खरवा है उनके पास भेजा गया। और वहाँ उन्होंने क्या है कि विजय सिंह पथिक है, उन्होंने अपना नाम बदल करके है, वो भूप सिंह ने अपना नाम बदल के विजय सिंह रख लिया। और उसके पश्चात है उन्होंने है वो बिजोलिया के किसान आंदोलन का नेतृत्व किया। तो बिजोलिया के किसान आंदोलन का अध्ययन है हम 3 चरणों के अंदर हम कर सकते हैं, जिसमें जो प्रथम चरण है जिसके अंदर स्थानीय नेताओं के द्वारा बिजोलिया के किसान आंदोलन का नेतृत्व किया गया 1897 से लेकर के 1915 तक। और इस चरण के अंदर क्या है कि बिजोलिया के किसानों को कोई विशेष सफलता नहीं मिली, उनके आंदोलन का वो दमन कर दिया गया। लेकिन 1916 के अंदर बिजोलिया के किसान आंदोलन को जो गुर्जर क्रांतिकारी नेता थे भूप सिंह, जिनको विजय सिंह पथिक कहा जाता है, उनका नेतृत्व प्राप्त हुआ। तो विजय सिंह पथिक के पश्चात बिजोलिया के किसान आंदोलन के एक नई चेतना आती है और यह आंदोलन है वो विजय सिंह दूसरे चरण के अंदर, प्रथम चरण में बिजोलिया के किसान आंदोलन है, उसमें नानजी पटेल, ठाकरे पटेल, साधु सीताराम दास, ब्रह्मदेव, फतेहकरण चारण आदि ने किसान आंदोलन का नेतृत्व किया। जबकि दूसरे चरण के अंदर बिजोलिया के किसान आंदोलन का नेतृत्व है वो विजय सिंह पथिक, हरिबाऊ किंकर और मन्ना पटेल है आदि के नेतृत्व में हुआ। तो दूसरे चरण में जब बिजोलिया के किसान आंदोलन का नेतृत्व विजय सिंह पथिक ने के हाथ में आया तो ऐसी स्थिति के अंदर बिजोलिया के किसान आंदोलन में एक नई जान है वो आती है। तो विजय सिंह पथिक का बिजोलिया के किसान आंदोलन में क्या योगदान था, इसकी चर्चा हम अगले व्याख्यान के अंदर हम करेंगे। और जो विजय सिंह पथिक के योगदान के पश्चात जो आंदोलन का जो बिजोलिया के किसान आंदोलन का जो तीसरा चरण है उसकी भी हम चर्चा करेंगे, जिसके अंतर्गत है वो बिजोलिया के किसान आंदोलन का जो नेतृत्व है वो सेठ जमनालाल बजाज है, हरिभाऊ उपाध्याय है, रामनारायण चौधरी है, माणिक्यलाल वर्मा है, जानकी देवी, रमाबाई आदि के नेतृत्व में बिजोलिया के किसान आंदोलन का नेतृत्व वो किया गया। तो किस तरह से बिजोलिया के किसान आंदोलन ने गति पकड़ी और किस प्रकार बिजोलिया के किसान आंदोलन विभिन्न चरणों से गुजरता हुआ है, वो 44 वर्ष पश्चात है जब प्रजामंडल आंदोलन प्रारंभ होता है तो उस समय बिजोलिया का किसान आंदोलन है वो समाप्त हो जाता है। इसका अध्ययन हम अगले व्याख्यान में करेंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।